बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट लेसन का लास्ट पोर्शन देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देन ही टुक अ ग्रामर and read our lesson to us, and I was amazed to see how well I understood. Everything he said seemed so simple, so easy. I had never, I believe, listened to anyone as I listened to him at the moment, and never before had he shown so much patience in his explanations. It really seemed as if the poor man, anxious to impart everything he knew before he took leave of us, desired to strike a single blow that might drive all his knowledge into our heads at once. जी, तो इससे पहले जो हम पैराग्राफ्स में बातें पढ़ चुके हैं कि जिसमें मिस्टर हैमल ने तमाम लोगों को की ज़मीर को झंझोड़ा कि हम लोगों की गलती है, सिर्फ बच्चों को हम मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसी तरीके से फिर अपनी भी गलती तस्लीम की और अपनी कोताहियों का भी जिक्र किया, और उसके बाद फिर उन्होंने फ्रांसीसी ज़बान की थोड़ी सी तारीफ़ की थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे के अंदर। अब उन्होंने फिर क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने किताब उठाई, ग्रामर की किताब, ठीक है, कवायद कहते हैं, ठीक है, जिससे कवायद शौक हुआ पढ़ते थे ना इस तरीके से। तो आपके पास कवायद की एक किताब उठाई और हमारा सबक हमें पढ़कर सुनाया, ठीक है जी। मैं ये देखकर हैरान था कि मुझे कितने अच्छे तरीके से समझ आ गया। यानी नॉर्मली इसको समझ नहीं आया करता था, ध्यान जो नहीं होता था उसका, इर्द गिर्द की चीज़ों की तरफ ध्यान था। लेकिन आज चूँकि उसे पता था ये लास्ट लेसन है, तो उसने बड़े गौर से सुना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। एक्सक्यूज़ मी जी। तो कितनी सादा, कितनी आसान ज़बान लग रही थी जो वो बात कह रहे थे, यानी इजीली मैं समझ सक रहा था। मेरा ख़्याल ये है कि मैंने इस अंदाज़ में कभी किसी की बात नहीं सुनी थी, जिस तरीके से मैं इस लम्हे इन की बात, यानी अपने टीचर, अपने सर की बात सुन रहा था। और उन्होंने भी कभी इतने तहम्मुल से, इतनी बर्दाश्त से, इत्मीनान से अपनी बातों को की तशरीह नहीं की थी, उनको एक्सप्लेन नहीं किया था जितना वो आज कर रहे थे। बल्कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि सर जो हैं या हमारे टीचर जो हैं, हमारे बेचारे उस्ताद जो हैं, वो हमसे रुखसत होने से पहले, यहाँ से जाने से पहले अपनी तमाम नॉलेज, अपना तमाम इल्म, अपनी तमाम जो भी उनकी इसके अंदर एक्सपर्टी थी, वो एक ही फूंक मार के वो हमारे दिमागों में ठूंसना चाह रहे थे, हमारे दिमागों में एकदम से वो नॉलेज इम्पार्ट करना चाह रहे थे, हमें वो देना चाह रहे थे कि एकदम से कुछ ऐसा हो जाए कि मैं तमाम नॉलेज इनके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं जी। द लेसन वॉज फॉलोड बाई राइटिंग. For this occasion, Mr. Hamill had prepared some copies that were entirely new, and upon these were written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. सबक के बाद लिखाई, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जब एक्सप्लेनेशन होती है उसके बाद रिटर्न वर्क की बारी आती है, ठीक है। तो जो रिटर्न वर्क था, लिखाई की बारी आई, तो इस मौके के लिए उन्होंने कुछ बिल्कुल नई कॉपियाँ जो है ना तैयार कर रखी थी, और उन पर बड़े खूबसूरत अल्फाज में गोल गोल तहरीर में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। एल्सिस तो आपको पता है ना, वो ये डिस्ट्रिक्ट था फ्रांस का, ठीक है, यानी अपने वतन की मोहब्बत और उसमें ये सारी चीज़ झलकती है। नेक्स्ट अगले पैराग्राफ को देख लीजिए जी। These words were as inspiring as the sight of the tiny flags attached to the rod of our desks. It was good to see how each one applied himself and how silent it was. Not a sound save the scratching of pen as they touched our papers. Once indeed some cockchafers entered the room, but no one paid the least attention to them, not even the tiniest pupil, for the youngest were absorbed in tracing their straight strokes as earnestly and conscientiously as if these too were written in French. On the roof of the schoolhouse, the pigeons were cooing softly, and I thought to myself as I listened, and must they also be compelled to sing in German? ये अल्फाज इतने ही असरअंगेज़, इतने ही ताकतवर थे, जितने हैरत अंगेज़ असरअंदाज हम पर वो नन्हे नन्हे झंडे थे जो हमारे डेस्कों पर डंडों के साथ लगे हुए थे। यानी कि जिस तरह देखें आप 14 अगस्त वगैरह हम मनाते हैं, तो कौमी और मिली जज्बे को कैसे उभारते हैं,
झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो परचम होता है वो हमारे मिली जज्बे को, हमारे पैट्रियटिज़म को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे भी उनके जो अल्फाज थे, ठीक है, वो हमारे लिए इतने ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, असरअंदाज हो रहे थे हम पर, बहुत ज़्यादा सहर अंगेज़ थे, जितना कि वो छोटे छोटे झंडे थे जो हमारे डेस्कों के ऊपर डंडों के साथ लगे हुए थे। ये देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हर शख्स कितने ही तवज्जो से, टेंशन से ये सारे काम कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है या फिर जो लिख रहा है, और कितनी खामोशी से, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था कि सवाए कागज़ पे चलते हुए पेन की नोक के और कोई भी आवाज़ नहीं थी। और जैसे आप देखें, आप लोग जैसे जब पढ़ रहे होते हैं क्लासरूम में, तो कोई भीड़ वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, तो आप लोग की सारा ध्यान जो है ना पढ़ाई से हट के उधर लग जाता है, इधर जा रही है, उधर जा रही है वो भीड़। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इस दौरान जो है ना एक बार कुछ हशरात, ठीक है, यहाँ पे जो कॉकशिफर्स हैं, ये एक छोटी सी बीटल टाइप कीड़े नुमा होते हैं, ठीक है, जैसे भंवरे टाइप आप समझ सकते हैं, बीटल्स जो होती हैं। तो वो जो है ना कमरे में आ गए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ठीक है, यानी काम में इतना महफ थे सब। और सबसे जो छोटे तालिब इल्म, मतलब जो थे, जो सबसे इंसान में होता है ना क्लासरूम में डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें जब सबसे जो छोटे तालिब इल्म थे, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। अक्सर छोटे बच्चे या फिर जो थोड़े से इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ आराम से चला जाता है, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सबसे छोटे वाले जो तालिब इल्म थे वो भी बहुत संजीदगी से और बहुत ही ज़िम्मेदारी वाले तरीके से, ठीक है, अपने अल्फाज लिख रहे थे। और ये भी फ्रांसीसी में लिखे हुए अल्फाज हों, जैसे कि मदरसे की जो छत थी, यानी कि जो बाहर, वहाँ से कुछ कबूतरों की गुटरू करने की आवाज़ आ रही थी। और जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसा लगा, और मैंने ये सोचा कि क्या इन कबूतरों को भी जर्मन की ज़ुबान में गुटरू करने पे मजबूर किया जाएगा। यानी कितनी ज़्यादा, अब यहाँ पे देखें, एक मायूसी वाला पहलू है और आयरनी वाली बात है कि क्या जब ग़ुलामी होती है तो क्या हर चीज़ को ही इस बात पे फोर्स किया जाता है कि वो अपनी ज़ुबान ना बोले, यानी कि हमें हमारी फ्रेंच ज़ुबान बोलने नहीं दिया जा रहा। तो कितने आयरॉनिक वे में यहाँ पे राइटर एक्सप्लेन कर रहा है ना कि क्या इन कबूतरों को भी यही ज़बरदस्ती कहा जाएगा कि तुम भी जर्मनी ज़ुबान के अंदर बोलो। ये जो लास्ट आपको लाइन नज़र आ रही है, एंड मस्ट दे ऑल्सो भी कंपेल्ड टू सिंग इन जर्मन, क्या इनको भी मजबूर किया जाएगा कि जर्मन में बोलें। तो इसमें बहुत ज़्यादा अफसोस और बहुत ज़्यादा एक, जिसे आप कह सकते हैं कि इख्तियार ना होना, खुद पे बेबसी का आंसर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगले पैराग्राफ को देखें जी। फ्रॉम टाइम टू टाइम लुकिंग अप फ्रॉम माई पेज आई सॉ Monsieur Hammond motionless in his chair, his eyes riveted upon each object about him, as if he desired to fix in his mind and forever every detail of his little school. Remember that for 40 years he had been constantly at his post in that very school room facing the same playground. Little had changed. The desks and benches were polished and worn through long use. The walnut trees in the playground had grown taller, and the hopvine he himself had planted curled its tendrils about the windows, running even to the roof, when anguish must have filled the poor man's heart, as he thought of leaving all these things and heard his sister moving to and fro in the room overhead, busied in fastening their trunks, for on the morrow they were to leave the country, never to return. Nevertheless, his courage did not falter. Not a single lesson was omitted. After writing came history, and then the little one sang their ba bee bee boo boo together. Old Horser at the back of the room had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, was spelling out the letters with the little ones. He too was absorbed in his task. His voice trembled with emotion, and it was so comical to hear
him that we all wanted to laugh and to cry at the same moment. Ah, never shall I forget that last lesson. अब क्या था कि वक्तन फ़वक्तन जो है मैं जब लिखता जा रहा था तो अपने पेज से, अपने सफ़े से नज़रें उठाकर मिस्टर हैमल को भी देखता जाता था। अब मिस्टर हैमल क्या कर रहे थे, अब ये राइटर डिस्क्राइब करेंगे मिस्टर हैमल को फ्रांस की नज़र से। वो अपनी कुर्सी पर बेहिस्सो हरकत बैठे हुए थे, यानी मोशनलेस बेहिस्सो हरकत, यानी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। और इनकी जो निगाहें नज़रें थीं वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर बिल्कुल टिकी हुई थी, जमी हुई थी, जैसे कि वो इस छोटे से स्कूल, इस मदरसे की हर एक तफसील को, हर एक डिटेल को अपने जहन में नक्श कर लेना चाहते थे। वो याद कर रहे थे कि पिछले 40 साल से वो अपने सौदे पे काम कर रहे थे और मदरसे के इसी कमरे में काम कर रहे थे जो जिसके सामने एक प्लेग्राउंड, खेल का मैदान था। और इसमें बहुत कम तब्दीली आई, बस इतना ही हुआ कि आपके पास जो पुराने डेस्क और बेंच थे वो ज़्यादा अरसा इस्तेमाल होने की वजह से पुराने हो गए थे और चमकदार हो गए थे। और खेल के मैदान में जो अखरोट के छोटे छोटे दरख्त थे वो ज़्यादा ऊंचे हो गए थे। और एक बेल जिन्हें इन्होंने खुद लगाया था अब अपनी नाजुक कोंपलों से खिड़कियों पर से होती हुई छत तक पहुंच गई थी। इस बेचारे मास्टर का दिल जो है, या इस बेचारे शख्स का दिल कितने दुख से और दर्द से भरा हुआ होगा जब वो सोच रहा होगा कि अब उसको इन चीज़ों को हमेशा के लिए अलविदा कह देना है, इन चीज़ों को छोड़ देना है। और वो अपनी बहन को ऊपर कमरे में संदूक बंद करते हुए सुन रहे थे। ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ से मूव करना था तो उनकी बहन पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कल वो इस इलाके को छोड़ देंगे, कभी वापस ना आने के लिए। ताहम इनका जो हौसला था वो भी टूटा नहीं था, वो भी बिखरे नहीं थे, शिकस्ता नहीं थे, और एक भी सबक जो है इन्होंने नहीं छोड़ा। और राइटिंग के बाद जो है तारीख़ की बारी आई और इसके बाद छोटे बच्चों ने बा, बे, बी, बो इकट्ठा होकर गाया। कमरे के पिछले हिस्से में बूढ़े हौसर ने अपनी ऐनक लगा ली थी और दोनों हाथों में अपना कायदा पकड़कर, प्राइमर में कायदा, ठीक है, पकड़कर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही हरूफ के हिज्जे करने लगा। जैसे आप लोग यहाँ पे ए बी सी यानी बे नहीं पढ़ते, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बा, बे, बू, उनके जो हरूफ तरजीह हैं ये वो सारे पढ़ने लग पड़े। वो भी अपने काम में महफ था, यानी मसरूफ़ था। और लेकिन इसकी आवाज़ जो है ना इतनी ज़्यादा, यानी कि वो एक तो बूढ़ा भी था और कमज़ोर भी था, लेकिन जज्बात इतने ज़्यादा थे। आप देखें ना, कभी हम भी इमोशन हो तो जज्बात से हमारी आवाज़ कांपना शुरू हो जाती है, कँपाना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। और इसकी आवाज़ सुनना इतना मज़ाहिया लग रहा था, यानी फ़नी लग रहा था, हंसी भी आ रही थी। और हम उस टाइम हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। होता है ना समटाइम ऐसी फीलिंग होती है कि जज्बात में इंसान को हंसी भी आ रही होती है लेकिन उसको दुख भी हो रहा होता है, तो बिल्कुल ये वाली सेम उनके साथ फीलिंग थी। और आखिर में फ्रांस कहता है कि मैं आह भर के, एक सर्द आह भर के, अफसोसनाक, कि मैं वो आखिरी सबक कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। Suddenly the church clock struck 12 and then the Angelus was heard. अच्छा जी, Angelus was heard. At the same moment, the trumpet blast under our window, announced that the Prussians were returning from drill. Monsieur Hamel rose in his chair. He was very pale, but never before had he seemed to me so tall as at that moment. "My friends," he said, "my friends, I. But something choked him. He could not finish his sentence. Then he took a piece of chalk and, grasping it with all his strength, wrote in his largest hand, "Vive la France." He remained standing at the blackboard, his head resting against the wall. He did not speak again, but a motion of his hand said to us all, "That is all. You are dismissed." अचानक ही गिरजाघर की घंटी बजी, यानी घंटा आपको पता है ना चर्च वगैरह में होता है, और फिर एंजलस की आवाज़ सुनाई दी। एंजलस एक प्रेयर होती है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो कि 3 टाइम्स जो है ना, जैसे ही चर्च की घंटी जो स्ट्रक होती है सुबह, दोपहर, शाम को, तो उस टाइम पर वो बोली जाती है। इसी लम्हे हमारी खिड़की के नीचे से ढोल बजने की आवाज़ से पता चला कि जर्मन फ़ौजी जो हैं, प्रशियन जो हैं, वो ड्रिल से, यानी फ़ौजी मशक़ों से वापस जा रहे हैं। और मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी से उठे। इनका रंग बहुत ही जर्द हो रहा था, लेकिन इस लम्हे वो मुझे इतने ज़्यादा लंबे लगे, तवील कामत लगे, जितना ज़िंदगी में मुझे इससे पहले नहीं लगे थे।
मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, मैं, और इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाए। ठीक है, कैसे, जैसे बिल्कुल ऐसे कि किसी चीज़ ने उनका गला पकड़ के बंद कर दिया हो, चोक मीन गला बंद कर देना, गला खींचना। वो अपना फ़िक्रा पूरा ना कर सकते थे, मतलब ऐसे हो गया कि जैसे फ़िक्रा फंस गया उनके गले में। फिर उन्होंने क्या किया, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी क़ुव्वत और ताकत से, ग्रिप से उसको पकड़ा और अपने लंबे ख़त में, यानी बड़े बड़े अल्फाज के अंदर पूरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिख दिया, विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस। अगर फ्रांसीसी ज़ुबान में आप इसको बोलें तो ऐसे बोलेंगे, विव ला फ्रांस। फ्रांस को फ्रांस बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्रांसीसी अल्फाज में इसका मतलब क्या है, फ्रांस जिंदाबाद। वो तख्ता सियाह के पास ही खड़े रहे और इनका सर जो है दीवार की तरफ, नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो दोबारा कुछ भी नहीं बोल सके। लेकिन हाथ के इशारे से उन्होंने हमें कह दिया कि बस अब आप चले जाइए, बस क्लास का अख्तिताम हुआ चाहता है। जी, तो बेटे ये आपके चैप्टर का अख्तिताम था। अब इसमें कुछ बातें जो हैं जो आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए, जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा या इसकी समरी के अकॉर्डिंगली आपके माइंड में कि इस चैप्टर के अंदर आपने शुरू से क्या पढ़ा है। तो आप सोचें अगर शुरू से, तो स्टार्ट में राइटर ने पूरा एक बैकग्राउंड का नक्शा खींचा, एक पस मंज़र उसमें बयान किया है चीज़ों का, कि जब वो स्कूल आ रहा था तो क्या हो रहा था रास्ते में। ठीक है, और उसके बारे में उसके अपने जहन में क्या ख्यालात थे। और फिर उसके बाद वो अपने ख्यालात स्कूल के बारे में भी इजहार कर रहा था कि स्कूल के बारे में उसके कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे बिल्कुल भी। फिर जब वो क्लास में एंटर हुआ तो फिर क्लास का उसने जायज़ा लिया, अपने टीचर का जायज़ा लिया, टीचर के कपड़े और वो सारी चीज़ उसने बहुत नोटिस की। फिर क्लासरूम में बच्चों का हाल देखा उसने कि पहले बच्चे शोर मचाते थे, अब क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसने देखा कि लास्ट सीट्स के ऊपर तो देहाती लोग भी बैठे हुए थे, तो बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठे हुए थे, तो ऐसा क्यों था, मेयर साहब भी बैठे हुए थे। फिर जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर हेमल ने जब बोलना शुरू कर दिया तो फिर उसे पता चलना शुरू हो गया कि ऐसा क्यों था। मिस्टर हेमल ने बताया कि आज से आप लोगों का लास्ट लेसन होगा फ्रेंच में, इसके बाद आपको जर्मनी ज़बान ही पढ़नी पड़ेगी। तो उसके बाद से फिर एकदम से जो लिटिल फ्रांस था या जो राइटर था उसका पूरा लहजा जो है तब्दील हो गया, उसको चीज़ों को देखने का अंदाज़ नज़र तब्दील हो गया। जो जिसको बोरिंग लगती थी, बुरी लगती थी और जिस चीज़ से वो भागता था वो उसको अट्रैक्टिव लगना शुरू हो गई और वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया। और जब उसको पढ़ने के लिए कहा गया तो वो पढ़ नहीं सका, उसको आता नहीं था, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर उसके टीचर ने भी, मतलब जो नॉर्मली डांटते थे, गुस्सा करते थे, पनिशमेंट देते थे, उन्होंने भी खिलाफ तवक्को उस दिन कुछ और ही कहा। उन्होंने उल्टा कहा कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, खुद अपने आप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, पेरेंट्स को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, ओवरऑल तमाम सोसाइटी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि हम सब लोगों ने सारी चीज़ों को सीखने को, अपनी ज़ुबान को अहमियत नहीं दी और सीखने को कल और मज़ीद कल पे डालते चले गए। और आखिरकार हम अब इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अपनी राइटिंग को सही तरीके से लिखने और बोलने के काबिल भी नहीं है। और कल को जो गैर कौम है जर्मन, जो हमारे ऊपर हमला आवर होकर इन्होंने हमें ग़ुलाम बना लिया है, वो अगर अब हमें ताने देंगे कि तुम कैसे फ़्रेंच हो, तुम कैसे अपने कौमियत को बरकरार रख सकते हो जब तक कि तुम्हें अपनी ज़ुबान बोलनी भी नहीं आती और लिखनी भी नहीं आती। तो वो ये कह रहा था और शर्म दिला रहा था अपने आप को भी, टीचर और बाकी सबको भी, कि हम लोग अपनी फ़्रेंच ज़ुबान को भूल बैठे हैं। अगर वो हमें इस तरह कहेंगे तो वो बिल्कुल हक बजाने होंगे जर्मन। और उसके बाद फिर उन्होंने ग्रामर का पढ़ाया और उनकी ये कोशिश थी कि मैं तमाम जितना कुछ आता है आज का एक एक लम्हा ज़ाया ना हो, मैं तमाम लोगों को ये नॉलेज दे दूँ। और ये कोई एक दो दिन के टीचर नहीं थे, 40 साल से प्रॉपर ये यहीं पर टीचिंग कर रहे थे। और फिर उन्होंने अपनी जब कोताही गिनवाई तो उस कोताही को ख़त्म करने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे आखिरी लेसन के अंदर। और ये देख के हमें तरस भी आ रहा था, मतलब लिटिल फ्रांस को, कि अब इसके बाद हम नहीं देखेंगे, बल्कि वो टीचर उनको अच्छा लगना शुरू हो गया। ठीक है, उस टाइम पे उनका कद में इजाफा हो गया। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, पर्सपेक्टिव आप देखते जाएँ चीज़ों के साथ कैसे कैसे बदलता जाता है। और फिर आखिर में जो कौमियत का जज्बा था, वो छोटे छोटे झंडे जो लगे हुए थे बोर्ड के ऊपर, डेस्क के ऊपर सॉरी, और साथ में फिर इतने महफ होना काम में कि बाहर से कीड़े मकोड़े भी आ जाए, उनकी भी परवाह ना करना, और कोई और कलम चलने की सिर्फ आवाज़ आना, पिन ड्रॉप साइलेंस, और आखिर में उनका इख्तितामी कलमात कहने से भी उनका गर्दन चौक कर जाना, उनका गला बोलने से इनकार कर देना। यानी इतना ज़्यादा जज्बात के अंदर उनकी आवाज़ पहले कांप रही थी, उसके बाद आखिरकार उनसे कुछ बोला नहीं गया तो विव ला फ्रांस उन्होंने लिख दिया, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, और क्लास का अख्तिताम हो गया। तो बेटे ये चैप्टर की एक समरी सी है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में ज़रूर होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इसको हम अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट कर सकते हैं? अगर हम देखें तो हम कब आज़ाद हुए थे? 14 अगस्त 1947। तो क्या हम दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे अगर हम देखें तो हम आज भी आज़ाद हैं कि नहीं? क्या हम उर्दू को वैसी अहमियत देते हैं? क्या हमारा हाल भी कहीं इन फ्रेंचमैन जैसा तो नहीं है?
कि हमें आखिरी दिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हम दोबारा ग़ुलाम बना लिए जाएं फ़िज़िकली बाकायदा तौर पर, और फिर हमें इस बात का एहसास हो। और आपको पता है अब इस सदी के अंदर, 21वीं सदी के अंदर, वो वाला ग़ुलामी वाला दौर तो नहीं रहा कि अंग्रेज़ आके कब्ज़ा कर लेंगे किसी मुल्क के ऊपर। अब तो हुकूमत उसी इलाके के लोगों की होती है, लेकिन ऑर्डर जो है कहीं और से चल रहा होता है, कठपुतलियाँ होती हैं। तो ये ग़ुलामी से हम कैसे निजात पा सकते हैं? जब तक हम अपनी रूट्स को और अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। जब मुताला पाकिस्तान आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो अक्सर बच्चे बोर हो रहे होते हैं, उर्दू जब पढ़ाई जाती है तो अक्सर बच्चे बोर हो रहे होते हैं। एंड इवन सॉरी टू से इस्लामियात में भी बच्चे ऐसे ऐसा ब्लंडर जो है ना लिख रहे होते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह। तो अगर ये हमारी तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अब ये तीनों चीज़ें किस बात की गमाजी करती हैं? आपका जो इस्लामियात है या जो इस्लामिक स्टडीज़ है, ये आपकी बेस है, ये आपकी दीन और आपकी दीनी जो जड़ें हैं ये मजबूत करती है, आपके अकायद की मजबूती का मज़हर है। और जो आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ है, ये आपको आपकी मुल्क के बारे में जानकारी देती है, आपके मुल्क के बारे में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जान सकते हैं इससे, और आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, अपनी सियासी इक़दार के बारे में पता चलता है, अपने जोग्राफ़िया के बारे में पता चलता है, और अपने डिफरेंट जो आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो ज़राए मौजूद हैं आमद व रफ्त के, रस्ल और रसाइल के, उनके बारे में आपको अपने मुल्क के बारे में जब तक पता नहीं होगा तो आप उसको डिफेंड कैसे करेंगे, उसकी हिफाजत कैसे करेंगे, या उससे क्वेश्चन कैसे उठा सकेंगे। और उर्दू जो इस चैप्टर का भी लुबाब है, जो आपकी कौमी ज़ुबान है, और इसके अंदर आपका तमाम असासा मौजूद है, आपकी हिस्ट्री मौजूद है, और आपकी तमाम जड़ें इसमें हैं, आपके कल्चरल बेस है, जो आपकी मुल्की यकजहती का बायस है। आपके मुल्क में कितनी ज़ुबानें, मादरी ज़ुबानें बोली जाती हैं, इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू एक वाहिद कड़ी है जो तमाम लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, कनेक्ट करती है। इसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हम में कौमी यकजहती और हम लोगों में इत्तेहाद हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और फिर हम अपनी अपनी इलाकाइयत को हम फ़रोग़ देना शुरू हो जाएंगे तो तासुब का शिकार हो जाएंगे, फ़िरका बंदी का तो शिकार पहले ही है, तो कौमी असबियतों का भी शिकार होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हम एक वाहिद क़ुव्वत बन के उभरेंगे? कभी भी नहीं। तो हमें इस लेसन से ये ज़रूर सबक हासिल होना चाहिए। ये उनका तो लास्ट लेसन है, लेकिन हमारा ये फ़र्स्ट लेसन होना चाहिए, और हमें इसकी मदद से अपनी जो कोताहियाँ और गलतियाँ हैं जो आज तक हम करते आए हैं उसको दूर करना चाहिए। लेकिन ये तो जज्बाती बातें लगती हैं ना कि किताबी बातें मैम तकरीर कर रही हैं, ऐसा नहीं है। हम इंडिविजुअली अपने तौर पे कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कदम उठा सकते हैं कि हम अपने तौर पे अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें। अब आप लोग यहाँ पे 19 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आइंदा आने वाली नस्लें जो है 19 फैमिलीज़ में ये चीज़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों या अपने इर्द गिर्द के लोगों तक भी ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ही कतरा कतरा दरिया बनता है ना, ठीक है? तो इंशाअल्लाह फिर ये चेंज ज़रूर ऐसे ही आएगा। और दूसरी बात है, हर बंदा जो है, इस आयत में आपने पढ़ा होगा ना, हर जो इंसान है उसकी एक रैयत है, और हर राई जो है वो अपनी रैयत के लिए जवाबदेह होगा। यानी कि एक जैसे आपके फादर है, उनसे आपके घर का पूछा जाएगा, ठीक है? और जैसे आप अगर बड़ी बहन है तो आपसे छोटे बहन भाइयों को पूछा जाएगा, जब हम टीचर हैं तो हमसे स्टूडेंट्स का पूछा जाएगा। ऐसे ही हर इंसान जो है उसको, वो अमानतदार है, उसकी कोई ना कोई उसको अमानत सपोर्ट की गई है, उसके बारे में से पूछताछ होगी। तो हम लोग अपने ज़िम्मेदार हैं, अपने अमल के ज़िम्मेदार हैं, और हमसे पूछा जाएगा। हम ये, अल्लाह ताला हमसे ये नहीं कहेंगे हाँ जी दुनिया में या पाकिस्तान में तुमने उर्दू की फ़रोग़ के लिए या मुल्क की यकजहती के लिए तुमने क्या किया, या मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए क्या किया। लेकिन हमसे दुनिया को इकट्ठा करने के लिए तो नहीं कहा गया ना, हमसे अपनी ज़ात का ज़रूर पूछा जाएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का कि जिनको हम मैसेज पहुँचा सकते थे कि नहीं। नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है, ना हमारे बस में है। वो तो अंबिया के बस में भी नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब बहुत ज़्यादा तबलीग करते थे तो उनका दिल चाहता था हर कोई मुसलमान हो जाए, और वो इतना गम करते थे, इतना अफसोस करते थे इस बात का कि ऐसे लगता था कि नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करता कि वो इसकी मदद से इस गम की वजह से उनकी जान पे बन आती। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में, अगर आप पढ़े तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इतना ज़्यादा गम करेंगे कि अपने आप को हलाक कर डालेंगे, अपने आप को मार देंगे? लेकिन फिर भी आपके इख्तियार में इनको हिदायत देना नहीं है, आपका काम है सिर्फ पहुँचा देना। हिदायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा काम है अपनी अपनी कोशिश किए चले जाना। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा, उसका रिजल्ट आए ना आए, जितना भी आए, एक बंदा सही हो जाए, 2 बंदे सही हो जाएं, इवन आप खुद तो सही हो जाएं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो बेटा ये लास्ट लेसन है, इसको आइंदा होपफुली आप लोग जब अपनी नेशनल लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर जब देखेंगे तो आप लोगों को ये ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि इस लेसन में से आपने क्या सबक हासिल किया, और ये सिर्फ आपने किताब से देख के या जज्बाती तौर पे नहीं बताना, आप लोगों ने बाकायदा बताना है कि लिटरली आपके दिल को क्या इस लेसन ने छुआ है,
और अगर छुआ है तो आपने क्या सीखा है और आप आइंदा क्या करेंगी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो कल जब आप लोग लेक्चर इंशाल्लाह सुनने के बाद जब अपनी अटेंडेंस लगाएंगे तो उसके फ़ौरन बाद आपने मुझे ये जो है शॉर्ट ऑडियोज़ जो है ना 1-1 मिनट की 2-2 मिनट की हर बच्ची ने सेंड ज़रूर कर देनी है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।